हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1984 में आई अंडररेटेड हॉरर एंथोलॉजी टेल्स ऑफ द थर्ड डायमेंशन का ब्रेकडाउन, जिसमें आप 3 टेल्स देखोगे और तीनों ही विचित्र होंगी। ये भी एक गुमनाम मूवी है स्क्रीम टाइम की तरह, और उसी की तरह ये भी एक कल्ट क्लासिक बन जाती अगर इसे थोड़ी पहचान मिलती। फिलहाल आप इन गुमनाम टेल्स को देख पाओगे। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी में हमारा होस्ट होगा आइगोर नाम का स्केलेटन। मरने से पहले इसका नाम था क्लॉयड, लेकिन जैसे पैदा होने पे नाम रखते हैं वैसे ही मरने के बाद इसने अपना नाम रख लिया आइगोर। यही टेल सुनाएगा और हमारे साथ इसके टेल सुन रहे हैं कुछ वल्चर्स। तो पहली टेल का नाम है यंग ब्लड। ये कहानी है एक ऑर्फनेज में काम करने वाले 2 वर्कर्स की, डडली और मिस मार्केट। ये दोनों जा रहे हैं एक पार्टी के घर पे जिन्हें एक बच्चा अडॉप्ट करना है, लेकिन डडली इससे खुश नहीं क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स खुद ऑर्फनेज में आते हैं, ना कि ये खुद जाते हैं, और वो भी वर्किंग आवर्स के बाद। इसी बात की शिकायत डडली मिस मार्केट से कर रहा था, लेकिन ये कष्ट उठाने में मार्केट को जरा भी हर्ज नहीं, क्योंकि वो तो खोई हुई थी कॉल करने वाले की आवाज में। मानो उसकी आवाज में कोई जादू था जिसकी तरफ ये खिंची चली जा रही है, और इसके साथ मजबूरी में जाना पड़ रहा है बेचारे डडली को। रात तक वो पार्टी के पास पहुंच गए। उनका घर लग रहा था एकदम भूतिया, और यहाँ पर आकर डडली खुद को समझ रहा था बेवकूफ। और उनका वेलकम किया एक एलिगेंट कपल ने, जो कि थोड़े अजीब थे। वाइफ का चेहरा एकदम पेल वाइट था, और इस आदमी के कपड़े कोई अच्छी वाइब तो नहीं दे रहे, फिर भी मार्केट उसकी तरफ आकर्षित थी। हम कह सकते हैं कि मार्केट लुट गई, और इसका रीजन भी हमें जल्दी पता चल गया जब उस आदमी ने बताया अपना नाम। इसका नाम है काउंट, यानी कि काउंट ड्रैकुला, और ये है इसकी ब्राइड। तो यानी कि इसने कॉल पर ही मार्केट को वश में कर लिया था, तभी ये इतना अजीब बर्ताव कर रही है। अब जो भी ये बोलेगा वो मार्केट करेगी। वो कहता है कि हमें एक बच्चा चाहिए, मेल या फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मार्केट कहती है कि मिल जाएगा, लेकिन डडली ने इस पर आपत्ति जताई। वो कहता है कि ये इतना आसान नहीं, कई सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, और सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आप दोनों पेरेंट्स बनने लायक हो या नहीं। इसे कहते हैं अपने काम के प्रति ईमानदार एम्प्लॉय। अब चाहता तो ड्रैकुला उसका खून तभी चूस लेता, लेकिन वो भी काफी कोऑपरेट कर रहा था। उसने काउंटेस को आदेश दिया तो काउंटेस ने अपनी साइकिक कनेक्शन का यूज किया, और तभी नीचे आ गए 4 बच्चे, जिनमें से एक के हाथ में है एनाबेल डॉल। इसका मतलब कि ये पहले भी बच्चे अडॉप्ट कर चुके हैं, और इसका रीजन भी ऑब्वियस है, क्योंकि बच्चों का फ्रेश ब्लड इसे पसंद है। इन चारों के चेहरे बता रहे हैं कि इनका भी रेगुलरली खून पिया जा रहा है, लेकिन अब ये उतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे, इसलिए एक और बच्चे की जरूरत है। यही वजह है कि मेल फीमेल से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बच्चा हो, और बच्चा होना चाहिए हेल्दी, जिसके लिए मार्केट मान गई। अगली रात तक वो बच्चा लेकर पहुंच गई, जिसका नाम है कैंट, और ये बच्चा चूज किया है डडली ने। काउंटेस कैंट को ऊपर लेकर चली गई उसका रूम दिखाने, और इतने में ड्रैकुला ने मार्केट को लगा दिया ठिकाने। उसका खून पीकर इसने आखिर में मार्केट लूट ही ली। ओवर काउंटेस बच्चे को कहानी सुना रही थी, वो भी ड्रैकुला के बचपन की। तभी ड्रैकुला ने उसे रोक दिया, क्योंकि इससे बच्चा डर जाता। मार्केट का खून पीकर वो पछता रहा था, क्योंकि शायद उसे अनीमिया की बीमारी थी, लेकिन पछताना अभी और भी पड़ेगा, क्योंकि कैंट विंडो से बाहर देख रहा था फुल मून। और तभी वो बदलने लगा, क्योंकि ये है एक वेयरवुल्फ बच्चा। वो जल्दी से बेडशीट में छुप गया। ड्रैकुला ने बेडशीट हटाई तो वो सीधा उस पर झपट पड़ा, क्योंकि वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स का 36 का आंकड़ा रहता है, और वैम्पायर्स इनके आगे नहीं टिक पाते। एक ही झटके में उस बच्चे ने उन दोनों को मार डाला। अगली सुबह डडली वापस आया इस बच्चे को लेने, क्योंकि ये इसका सगा बेटा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की आपस में नहीं बनती, इसलिए इसने उन दोनों का पत्ता साफ करवा दिया, और इसी के साथ ही टेल एंड हुई। तो इससे सीख लो कि शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है, किसी का भी अत्याचार सदा नहीं चलता। ऐसी ही टेल हमने देखी थी टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट के सीजन 2 के आखिरी एपिसोड द सीक्रेट में। सेकंड टेल का नाम है द गार्डियंस। कहानी शुरू होती है एक कब्रिस्तान में, जहाँ पर एक लेडी को दफनाया जा रहा था, और वहीं पर हम देख पाते हैं उस कब्रिस्तान के केयरटेकर नाइजल को। रात को वो अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसे पहले से मौजूद मिलते हैं उसके दोस्त चार्ली और फ्रेडी। नाइजल काफी खुश था कि वो दोनों उसका हाल चाल जानने के लिए आए थे, इसलिए वो उनकी अच्छी खातिरदारी भी कर रहा था। बातचीत में वो बताता है कि आज एक यंग लेडी का फ्यूनरल था, जिसके पास पैसा भी था, लेकिन पैसा उसकी जान नहीं बचा पाया। ये जानकर चार्ली थोड़ा क्यूरियस हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उस लेडी को उसके गहने
गहनों के साथ ही दफनाया गया होगा। लेकिन नाइजल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। कुछ देर बाद वो दोनों चले गए, लेकिन घर जाने के बजाय चार्ली फ्रेडी को लेकर पहुंच गया कब्रिस्तान में, क्योंकि अब ये चुराएगा उस लेडी के गहने। फ्रेडी को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसकी नहीं चलती। चार्ली ने उसे ही काम पर लगा रखा था और खुद वो कर रहा था आराम। जैसे वो कॉफिन तक पहुंचा, चार्ली पूरी तरह एक्टिव हो गया। कॉफिन का ढक्कन हटाने पर उसे गहने दिख गए, जिससे उसकी मेहनत सफल हो गई, जो कि उसने की भी नहीं। नेकलेस उसने निकाल लिया और फिर बारी आई रिंग की, लेकिन वो निकाल नहीं रही थी, इसलिए चार्ली ने उस लेडी की उंगली काट दी। फिर वो पहुंचे अपने रूम पर तो बड़ी मुश्किल से उनके मकान मालकिन ने दरवाजा खोला, क्योंकि सुबह के 3 बज रहे थे। अब नींद उन्हें आ नहीं रही थी, फ्रेडी को गिल्ट के मारे और चार्ली को खुशी के मारे। दोनों के विचार एकदम अलग थे। फ्रेडी बोल रहा था कि एक बार हो गया दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन चार्ली बोल रहा था कि एक बार हो गया इसलिए बार बार करेंगे। और अब फ्रेडी मना नहीं कर सकता, नहीं तो चार्ली इसे फंसा देगा। चार्ली कहता है कि अब की बार हमें कोई रिस्क नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम चोरी करेंगे जमीन के नीचे। वहीं पर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी क्रिप्ट है, जिसमें ढेर सारे कॉफिन्स बंद है अमीर लोगों के। 40 साल पहले चर्च में आग लग गई थी और तब से वो जगह सील है। बस दिक्कत यही है कि कोई भी उस क्रिप्ट का रास्ता नहीं जानता, इंक्लूडिंग चार्ली। लेकिन इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रास्ता ये पूछ लेगा नाइजल से। अगले दिन वो फिर से नाइजल के घर पहुंच गए, लेकिन उनका बर्ताव कल वाला नहीं था। चार्ली ने सीधा ही उससे पूछ लिया उस रास्ते के बारे में, और ये सुनते ही नाइजल समझ गया कि इन दोनों ने ही उस लेडी की कब्र से चोरी की है। नाइजल कुछ भी नहीं बता रहा था, इसलिए चार्ली उतर आया जबरदस्ती पर। वो नाइजल का गला घोट रहा था। देख रहे हो इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। नाइजल उसे कह रहा था कि वो जगह ठीक नहीं, वो अब भी इसके भले की बात कर रहा था, लेकिन चार्ली समझा नहीं, इसलिए नाइजल समझ गया कि यह भला इंसान है नहीं। उसने रास्ता बता दिया और दोनों उसी वक्त वहां पर पहुंच गए, और खुद से पहले चार्ली ने अंदर धकेला फ्रेडी को। फिर वो भी अंदर पहुंच गया, और अंदर सच में कई सारे कॉफिन्स रखे थे, साथ में कंकाल भी। यानी कि इनसे पहले भी लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन बाहर नहीं जा पाए। खैर दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी चमगादड़ों ने हमला बोल दिया। उनसे बचते हुए दोनों आगे निकल गए, लेकिन फ्रेडी घबरा चुका था। वो वापस जाना चाह रहा था तो चार्ली उसे कहता है कि चुपचाप मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। इनडायरेक्टली इसने फ्रेडी को जान से मारने की धमकी दे दी। और वहाँ पर कई सारे कॉफिन्स पहले से खुले पड़े थे, जो मेरी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले भी लोग यहाँ पर आए थे और उनके कंकाल भी वहीं पर मौजूद हैं। चार्ली एक कॉफिन खोलता है तो किस्मत से उसमें गहने मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से गहनों के साथ था एक चूहा। गहने लेने के लिए चार्ली ने अंदर हाथ डाला तो चूहे ने उसे काट लिया। यहाँ बात नहीं बनी, इसलिए वो और आगे चल दिए, और आगे उन्हें एक बड़े से पत्थर से बंद एक जगह मिली। चार्ली ने तो दिमाग चला लिया कि इसमें कोई बहुत ही कीमती चीज बंद होगी, तभी तो पत्थर से सील्ड है। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया तो वो पत्थर गिर गया फ्रेडी के ऊपर, और चार्ली के लिए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसे खुद ब खुद फ्रेडी से छुटकारा मिल गया। फ्रेडी उसके हाथ पैर जोड़ रहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन चार्ली उसे मरने के लिए छोड़कर अंदर चला गया, जहाँ पर उसका वेलकम किया हजारों लाखों चूहों ने। अब वो चूहों से बचता फिर रहा था, लेकिन वो हर जगह मौजूद थे, और ये चूहे खाते हैं इंसानी मांस। पागलों की तरह भागते हुए आखिर में चार्ली को एक दरार दिखी, जिसे पार करने की कोशिश में वो उसी के अंदर फंस गया, और चूहों को मिल गया स्थिर पड़ा ताजा खाना। उसे नोच नोच कर वो खा गए, और इसी के साथ ही टेल भी एंड हुई। तो इससे हमने सीखा कि लालची इंसान किसी का भी नहीं होता, लेकिन आखिर में उसका भी कुछ नहीं होता। थर्ड टेल का नाम है विजन्स ऑफ शुगर प्लम। ये कहानी है एक फैमिली की जो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जा रहे हैं ग्रैंडमा के घर। मॉम, डैड, सूजी और डेनिस दोनों बच्चों को ग्रैनी के पास छोड़कर ये दोनों चले जाएंगे हवाई, फिर सीधा आएंगे क्रिसमस ईव पर। लेकिन इस बात से डेनिस हैप्पी नहीं था। वो काफी जबान लड़ा रहा था, इसलिए डैड ने चलती कार में उसे बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। अमेरिकन फैमिली है कि इंडियन। ऐसे ही लड़ते भिड़ते वो ग्रैनी के घर पहुंचे तो दोनों बच्चों समेत सारा सामान और तोहफे बाहरी फेंक कर वो दोनों बाहर से ही चले गए। अब ये सामान अंदर रखेगा कौन? अब तक आप समझ गए होंगे कि ये टेल होने वाली है डार्क कॉमेडी, और इन दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर रहेगी इनकी बिल्ली। खैर रात होते ही ग्रैनी लिफ्ट के जरिए ऊपर अपने रूम में जाती है अपनी ढेर सारी दवाइयाँ खाने, लेकिन ज्यादातर डब्बे उनमें खाली थे, और दवाई खाने के बाद ही उसे चैन मिला। इतने में जिम्मेदार बच्चों की तरह ये दोनों जंगल में से क्रिसमस ट्री काट कर ले आए। अगले दिन उसे सजाया और पूरा दिन ऐसे ही खेल खेल में निकाल दिया। यही तो है नानी के घर जाने का मजा। और रात होते ही उन दोनों को सुलाकर ग्रैनी फिर से ऊपर पहुंची अपनी दवाइयां लेने, लेकिन अफसोस के सारी दवाई खत्म हो चुकी और इसका सीधा असर ग्रैनी के ऊपर दिख रहा था। ये असर और भी साफ तरीके से नजर आया अगली सुबह, जब उसने थोड़ा पॉरिश सूजी को दिया, थोड़ा सा दिया डेनिस को, और बिना प्लेट के थोड़ा सा दे दिया अपने हस्बैंड को, जो कि सालों पहले मर चुका। रात में दोनों बच्चे ऊपर जाकर देखते हैं कि ग्रैनी आराम से अपनी व्हील चेयर पर घूम रही थी। अगले दिन सूजी ग्रैनी से पूछती है कि क्या सेंटा हमारे लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे। उस पे ग्रैनी का प्यार भरा जवाब सुनकर वो बोलती है कि मुझे तो चाहिए ही नहीं।
boys. Ha! But then, I really don't even want anything for Christmas this year. इसके बाद ग्रैनी एक मक्खी को मारकर उसे चबा गई, लेकिन इस बार सूजी ने कोई सवाल नहीं पूछा। खैर अगले दिन आ गई क्रिसमस ईव। सुबह सुबह ग्रैनी चाय तैयार कर रही थी रेड पॉइजन मिलाकर। उस चाय को वो लेकर पहुंची सूजी के पास जो अपनी कैट को ढूंढ रही थी। वो चाय उठा रही थी तो ग्रैनी ने अचानक उसे रोक दिया। वो कप खुद लेकर उसने दूसरा कप सूजी को दिया और दोनों मजे में चाय पीने लगे। लेकिन ग्रैनी की याददाश्त थोड़ी कमजोर होने की वजह से उसने खुद ही जहर वाला कप उठा लिया था, इसलिए वो पछता रही थी। लेकिन जहर भी नकली होगा, इसलिए वो अब तक जिंदा है। ऐसे ही दीवारों में टकराते हुए वो वहां से चली गई। तब दोनों बच्चों ने फोन मिलाया एयरपोर्ट पर अपने पेरेंट्स की फ्लाइट के बारे में पता करने के लिए, लेकिन साथ में ऊपर फोन उठा रखा था ग्रैनी ने। वो कहती है कि फ्लाइट तो क्रैश हो गई और कोई भी जिंदा नहीं बचा। भारी कॉमेडी करने के बाद वो हंसने में बिजी थी कि तभी असली एग्जीक्यूटिव उन्हें बताती है कि फ्लाइट लैंड होगी रात को 10 बजे, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो जाएगी क्योंकि ग्रैनी का मूड आज थोड़ा किलर है। रात में डेनिस किचन में पहुंच जाता है तो फ्रिज खोलने पर उसे मिलती है उनकी बिल्ली की बनी हुई डिश, जिसे देखकर वो चौंक गया और तभी वहां पहुंच गई ग्रैनी एक शॉट गन लेकर। अपने बचाव में डेनिस ने पीछे रखे टूल्स में से एक टूल उठा लिया, लेकिन उससे बचाव थोड़ा मुश्किल था, इसलिए ग्रैनी की आंख में आटा झोंक कर वो भाग निकला। तब वो पहुंच गई सूजी के पास जो कि सो रही थी, लेकिन अपने मुंह पर शॉटगन लगी देखकर उसकी सारी नींद उड़ गई और वो भी उठकर भाग गई। I really ought to be going now. वो मेन डोर खोलने का ट्राई करती है, लेकिन डोर नॉब पहले टूट चुका था जब डेनिस ने ट्राई किया था। अब दोनों ग्रैनी से छुपते फिर रहे थे और इधर इनके माँ बाप की फ्लाइट भी लैंड हो चुकी। दोनों रास्ते में थे, लेकिन मॉम कह रही थी कि गाड़ी स्लो चलाओ, दुर्घटना से देर भली, पर दुर्घटना तो इधर घट रही थी। ग्रैनी ने गोलियां चला चला कर पूरे घर की धज्जियां उड़ा दी थी और बच्चे अब भी भागते फिर रहे थे। यहाँ पर हम देख पाए 3 फिंगर लाइट। खैर उन्हें तब जाकर चैन मिला जब सारी गोलियां खत्म हो गई। तभी ये दोनों भी घर पहुंच गए। बच्चे विंडो से चिल्ला चिल्ला कर इन्हें पुकार रहे थे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये सारे तोहफे एयरपोर्ट पर ही भूल आए। मॉम कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ और डैड कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, पर आखिर में दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों साथ में चलते हैं। कुछ इस तरह वो दोनों फिर से निकल गए और बच्चे रह गए विंडो पीटते। इतने में ग्रैनी ने उन्हें काटने का इंतजाम कर लिया था और वो दोनों फंस भी चुके थे। अब बचाने कोई भी नहीं आने वाला ऐसा ग्रैनी को लग रहा था। अचानक उसका टूल बंद हो गया क्योंकि उसका तार निकाल दिया था सेंटा क्लॉज ने। उसके एक इशारे पे ग्रैनी चिमनी से होते हुए पहुंच गई सीधा आसमान में और उसे देखकर मॉम डैड को कहती है कि देखो एक टूटता हुआ तारा। उन्हें बचाकर सेंटा भी चल दिया और इसी के साथ ये टेल एंड हुई। तो इससे हमने सीखा कि फेथ एक ऐसी चीज है जो आपको मुश्किल से मुश्किल हालात से भी निकाल सकती है। आइगोर यहाँ पर विदा लेता है और मूवी हो जाती है एंड। जैसा कि मैंने बोला था, मूवी कल्ट क्लासिक बनने लायक है। एकदम सिंपल स्टोरीज लेकिन उतनी ही विचित्र। कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं, लेकिन जितना भी था वो सारा प्रीमियम और इफेक्टिव। मूवी अंडररेटेड है, लेकिन उससे भी ज्यादा अंडररेटेड है इसकी डायरेक्शन। ऐसे ऐसे शॉट्स इसमें देखने को मिले जो कि हाई बजट मूवीज में भी नहीं होते। मूवी परफेक्ट है, कोई भी कमी निकाल पाना मुश्किल है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूं तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके आपको बतानी है अपनी फेवरेट टेल। मेरी होगी थर्ड वाली सिर्फ उसके ह्यूमर की वजह से, क्योंकि वो मेरे टाइप का ह्यूमर है और आसानी से कहीं देखने को नहीं मिलता। आप भी अपनी फेवरेट टेल जरूर बताना, क्योंकि 1000 कमेंट्स होंगे तो ऐसी अगली वीडियो आने के चांसेस ज्यादा होंगे। इतने में आप हर एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाएगा और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। बाकी ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लो ऑल पर, ताकि नोटिफिकेशन मुश्किल के टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।